हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट एप्रोराइट वर्ड। सेंटेंस है, प्रिया इज नॉट डॉट डॉट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। ऑप्शन हमारा है कट आउट, कट इन, कट अप, कट दो। तो इसमें मोस्ट प्रोराइट वर्ड फिल करना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कट आउट। तो कट आउट का मतलब होता है छोड़ना या वंचित करना। कटअप का मतलब होता है दुखित होना। कट दो का मतलब होता है तय करना। और कटिन का मतलब होता है बीच में टोकना। तो इसलिए द करेक्ट सेंटेंस इज होगा, प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड्स ऑफ ए जॉब। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स इज ए मटेरियल नाउन। तो इसमें बताना है मटेरियल नाउन। तो ऑप्शन है कालिदास, आयरन, आयरनी, क्लास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आयरन। मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनीशन होगा, जिस नाउन अर्थात संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वर्ड आदि। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ऑप्शन है, गिव मी 4 5 rupees notes। गिव मी 4 5 rupees note। गिव मी 4 5 rupee notes। गिव मी 4 5 rupees notes। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गिव मी 4 5 rupees notes। तो इसमें जब किसी वाक्य में रूपी और नोट्स की संख्या को प्रदर्शित करना हो तो नोट को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं बजाय रूपी के। इसलिए करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा, गिव मी 4 5 रूपी नोट्स। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस हमारा है, एवरी बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स इज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम। ऑप्शन है, बॉय अलॉन्ग विथ एवरी बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एवरी बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट पार्ट हमारा जो है वो किसी भी वाक्य में एक्सिलरी वर्ब से पहले प्रयुक्त किए गए शब्द या वाक्य को सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। अतः सब्जेक्ट पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस होगा, एवरी बॉय अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स।
तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। ऑप्शन है, आई वाट ये ब्यूटीफुल चेन, आई वाट ये चेन व्हिच वाज ब्यूटीफुल, ये वाट ये चेन बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल, ये वाट ये चेन एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आई वाट ये चेन व्हिच वाज ब्यूटीफुल। तो हमारा एडजेक्टिव जो है वो बी होगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। इसमें व्हिच का प्रयोग चेन की विशेषता बताने के लिए पूरे क्लॉज में हुआ है। एडजेक्टिव क्लॉज का परिभाषा होगा, एडजेक्टिव क्लॉजेज मॉडिफाई नाउन्स एंड यूजुअली begin with a relative pronoun and sometimes with a subordinate conjunction होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला जो प्रश्न है वो संस्कृत से संबंधित है। जो भाई मित्र संस्कृत लिए हुए हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्रश्न है हमारा, षणाम पद में संधि है, सचुत्त संधि, सटुत्त संधि, पूर्व सवर्ण संधि, अनुस्वार संधि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सटुत्त संधि। तो षणाम पद में सटुत्त संधि है, षणाम पद में सटुत्त संधि है। सुटुनः सुटुः सूत्र से पदांत ट वर्ग से परे नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर कोई ता वर्गी या सकार हो तो उसके स्थान में टा वर्गी या सकार आदेश नहीं होता है। जबकि सट धन नाम बराबर सटणाम, सट धन संत बराबर सटंतः होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, द्विगु। तो त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है। द्विगु समास का परिभाषा इस प्रकार होगा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द कोई संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवनम यानी त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, पच्चगवम यानी पच्चानाम गवाम समाहारः होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अडंगना का अर्थ है, ऑप्शन है न जाना, आंगन, स्त्री या विकलांग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्त्री। तो अडंगना का अर्थ है स्त्री। अडंगना शब्द का अर्थ स्त्री है, अन्य विकल्प युक्ति संगत नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनीषा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है मनी धन ईसा, मन धन ईसा, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मनस धन ईसा। तो मनीषा का संधि विच्छेद है मनस धन ईसा। मनीषा का संधि विच्छेद मनस धन ईसा होगा। मनीषा के पररूप अच संधि है। मनीषा का संधि विच्छेद मनस धन ईसा होगा। मनीषा के पररूप अच संधि है। वर्तिक सक सकन धवास्य प्ररूपम वाच्यम से सकंधु आदि शब्दों में टी और अच के स्थान पर पररूप होता है। जैसे सक धन अंधु बराबर सकंधु, कर्क धन अंधु बराबर करकंधु, मनस धन ईसा बराबर मनीषा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोर भयम में समास है। ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं,
द्वितीयः तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पंचमी तत्पुरुष। तो चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष का परिभाषा होगा, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे तब उस तत्स्वरूप तत्पुरुष समास को पंचमी भियन सूत्र से भयभीत भयभीत भभी रीति वाच्यम वर्तिक से जब पच्यंत शब्द भय भीत भीति और भी के साथ आवे तब चोराद भयम, चोर भयम यानी चोर से डरता है होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है चंद्रचूड़ा, निशाकरा, अंशुमाली या सुधांशु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अंशुमाली। तो मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची अंशुमाली है। मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची अंशुमाली अर्थात सूर्य है, जबकि निशाकरा, सुधांशु यह चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रचूड़ा का पर्यायवाची शब्द नीलकंठा, चंद्रधरा, गौरीपति हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिता रूप का मूल शब्द है ऋकारांत, इकारांत, अकारांत या आकारांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ऋकारांत। तो पिता का रूप का मूल शब्द है ऋकारांत। पिता का रूप का मूल शब्द ऋकारांत यानी प्रत्यय है। प्रत्यय पिता ऋकारांत का रूप इस प्रकार होगा, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृन्, पितरः पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितु पितृभ्यां पितृभ्यः, पितु पित्रो पितॄणां, पितरि पित्रो पितृषु। हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा ऋकारांत। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समुद्रम पद में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या व्ययी भाव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अव्ययी भाव। समुद्रम पद में समास अव्ययी भाव है। समुद्रम पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि डाट डाट वचनेषु सूत्र से समृद्धि के अर्थ में समुद्रम में अव्ययी भाव समास हुआ है। मद्राणाम समृद्धि इति समुद्रम। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। निगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है त्वम कदा गमिष्यसि, अहम विद्यालयं गच्छामि, तेन ग्रंथः पठेते, शिक्षकः ग्रंथम पठति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तेन ग्रंथः पठेते। तो तेन ग्रंथः पठेते से कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य होगा त्वम कदा गमिष्यसि, अहम विद्यालयं गच्छामि, शिक्षकः ग्रंथम पठति। ये सभी कृतवाच्य का उदाहरण हैं। तेन ग्रंथः पठेते इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, इसलिए सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। ऑप्शन है वा, क्व, कत या अच। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कत। तो पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय जो है वो कत होगा। तो पक्वम इस कृदंत पद में कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
कत में ता शेष बचता है, ये कृत कहलाते हैं। इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। कत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे पठ यानी पढ़ना, कत यानी पठिता होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है म्यूराः नृत्यन्ति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। ऑप्शन है म्यूरेण नृत्यते, म्यूरैः नृत्यते, म्यूराः नृत्यते या म्यूरेण नृत्यन्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, म्यूरे नृत्यते। म्यूराः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर रूप होगा म्यूरे नृत्यते। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर कृतवाच्य के कर्ता में तृतीय व कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया सदैव कर्म के अनुसार चलती है। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। यहाँ पर म्यूरा नृत्यन्ति कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करने पर म्यूरैः नृत्यते होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन है पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी या द्वितीया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चतुर्थी। तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध द्रुहेशर्यः सूर्यार्थनाम यम प्रतिकोपः। सूत्र से क्रुद्ध, दुह, ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स्वामी भृतयाः क्रुधयति, दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्षयति स्म। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपयस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अपि, अप, आ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अपि। तो अपयस्ति पद में प्रयुक्त अपि उपसर्ग है। अपयस्ति पद में अपि उपसर्ग है। अपि धन अस्ति, अपयस्ति उपसर्ग का परिभाषा है जो अपव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा ही धातु के विभिन्न अर्थों का प्रकाश होता है। उदाहरणार्थ क्री धातु का अर्थ है करना, किंतु इसके पूर्व उपसर्ग लगाकर अपकार, उपकार, अधिकार आदि शब्द बनते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थो बलादयंत्र नियते। प्रहार, प्रहारा, हार, संहार, विहार, परिहारवत। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, दिगु या तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, तत्पुरुष। तो अध्ययन कुशलः में तत्पुरुष समास होगा। अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त
तत्पुरुष समास है अध्ययने कुशलः इति अध्ययन कुशलः, अर्थात अध्ययन में कुशल है। इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। जैसे सभा पंडितः सभायां पंडितः, अच्छशौंडः अच्छेषु शौंडः, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अव्यय शब्द नहीं है। ऑप्शन है देवा, भूयः, अंतः या प्रातः। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, देवा। अव्यय शब्द देवा नहीं है, जबकि अन्य हैं। अव्यय शब्द देवा नहीं है। भूयः, अंतः और प्रातः ये सभी अव्यय शब्द हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई विकार उत्पन्न न हो, जो सदा एक सा रहे, अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे उच्चय, नीचय, अभिताः, हा आदि। तो इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसका निर्देश है निम्नलिखित पद के अनुसार प्रश्न संख्या 76 एवं 77 के उत्तर चुनिए। तो पद हमारा है एक ईशः पिता उस्माकं एकैव जननी धरा सादरं प्रणमास्तौ वयं सर्वे सहोदराः। तो इसका प्रश्न होगा अस्माकं पिता का, तो ऑप्शन है राजा, ईसा, सहोदरा या सह। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ईसा, क्योंकि अस्माकं पिता ईसा अस्ति। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार ईश्वर हमारे पिता हैं, तथा एक ईशः पिता उस्माकं एकैव जननी धारा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अस्माकं जननी का ऑप्शन है धरा, सहोदरा, सर्वा, ईशः। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, धरा। अस्माकं जननी का ऑप्शन सही होगा धरा। अस्माकं जननी धरा अर्थात पृथ्वी हमारी माता है, तो इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित। निर्देश है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें तथा उससे संबंधित प्रश्न संख्या 78 से 79 के उत्तर भी दें। तो गद्यांश हमारा है ये नामदैत वादिनस्तपि परमार्थो नास्तिकः एव तेषामीश्वरस्तु कश्चित् लक्षण एव जगकर्तापि स्वयं न कमपि करोति सर्वनियन्तापि सभ्यगुदासीनस्ति तिष्ठति सः सर्वतः प्राणिपादोऽपि न किंच गृह्णाति न च पद्मे कमपि गच्छति सर्वतो उच्छि शिरो मुखोऽपि न कैचिद् दति न कस्यापि करुणातार प्रलाप प्रमाणयन्ति न कस्मिच्छते न कैश्चिदुतरति त्रयते वा एवमद् भूतमीश्वर मालोक्याल करारिके खलु विरोधाभावस्याभिभावरः कृतः। इस पर आधारित प्रश्न है गदखंड अस्मिन् कस्य विषयस्य
व्याख्यानं वर्तते। ऑप्शन है अद्वैतवादिनः आलंगरिकस्य परमेश्वरस्य नास्तिकस्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अद्वैतवादिनः। गदखण्डेऽस्मिन् अद्वैतवादिनः विषयस्य व्याख्यानं वर्तते है, अर्थात इस गदखंड में अद्वैतवादियों का व्याख्यान है अद्वैतवादिनः, इसलिए ऑप्शन सी सही हो, ये सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस खंड पर आधारित दूसरा प्रश्न है अद्भुतमीश्वर मालोक्य आलंगरिकः कस्य अलंकारस्याविर्भावः कृतः। ऑप्शन है अतिशयोक्तेः अद्भुतस्य विरोधाभासस्य रूपकस्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी विरोधाभासस्य। अद्भुतमीश्वरमालोक्य आलंगरिकः विरोधाभासस्य अलंकारस्य विभावः कृतः, अर्थात इस प्रकार के अद्भुत ईश्वर के स्वरूप को देखकर या जानकर अलंकार शास्त्रियों ने विरोधाभास अलंकार का आविर्भाव किया है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा इसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है महाकवि हर्षः, महाकवि भारूबी, महाकवि दंडी, महाकवि कालिदास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी महाकवि दंडी। पदलालित्य के लिए महाकवि दंडी प्रसिद्ध हैं, जो इस श्लोक में द्रष्टव्य है। उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक हैं कालिदास, रविसेन, विष्णु शर्मा, भारवी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कालिदास ने रघुवंशम लिखा है और भारवी गीतार्जुनियम ने लिखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ली स्वर नहीं होता है। ऑप्शन है पलुत, हास्व या पलुत, दीर्घ या हास्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी दीर्घ। तो ली स्वर जो है वो दीर्घ नहीं होता है, जबकि अन्य है ली स्वर का दीर्घ नहीं होता है, ली स्वर हास्व तथा प्लुत होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निगेटिव यहाँ भी पूछा जा रहा है। ऑप्शन है दुत्रम, सकृतम, सत्वरम, क्षिप्रम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी सुकृतम। तो शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची सुकृतम नहीं होगा, जबकि अन्य होगा। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची दुत्रम, सत्वरम, क्षिप्रम ये तीनों हैं, जबकि सुकृतम अर्थात पूर्ण का पर्यायवाची इसमें नहीं होगा, तो इसलिए बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।